नीरज सुबह के समय कहीं जा रहा था कि तभी राघव चाचा रास्ते में उसे मिल गए। अरे नीरज बेटा, हे बेटा, इस सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? राघव चाचा, अरे चाचा, आज मेरे काम की है छुट्टी, तो बस जंगल के नदियां की ओर जा रहा हूँ। राघव चाचा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। और जरूर, तुम्हारा मित्र रजनीश पहले से वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, है ना? आपने बिल्कुल सही कहा चाचा। राघव चाचा नीरज की ओर स्नेह से देखने लगे। हाँ, तुम जानते हो नीरज, तुम्हारी दोस्ती की मिसाल पूरे पहुंचने के बाद राघव चाचा ने जेब से कुछ सिक्के निकाले। ये लो नीरज बेटा, तुमने बहुत मेहनत की, बोरी बड़ी भारी थी, मेरी तरफ से ये भेंट लो। लो। अरे काका, मैं मदद करने के एवज में भेंट वेट नहीं लेता और ना ही कोई मुआवजा लेता हूँ। आप रखिए, मदद करने से मेरे मन को शांति मिलती है। बस यही मेरी कमाई है और यही मेरे लिए काफी है। मैं चला। इतना कहकर नीरज जंगल की ओर बढ़ गया। अरे जंगल पवन की ओर ना। कुछ देर बाद नीरज नदी के किनारे पहुंचा, जहां उसका मित्र रजनीश पहले से बैठा हुआ था। आइए, राजा मोहन महाराज कहाँ भाई? आने में देर क्यों हो गई? कहाँ रह गया था तू? अरे मत पूछ रे, आज राघव चाचा रास्ते में मिल गए। फिर पता है क्या हुआ? उन्होंने कहा। नीरज ने सारी घटना रजनीश को बता दी। ससुरा पगला कहीं का, कभी कभी ना तुम्हारी मूर्खता पर बड़ा गुस्सा आता है। अरे राघव चाचा आए दिन तुमसे कोई ना कोई काम करवाते रहते हैं, और जब धन देते हैं तो तुम मना काहे कर देते हो भाई? हैं? आती लक्ष्मी को कौन मना करता है? पगला कहीं का। अबे तू नहीं समझेगा, मदद करने से ना मन को शांति मिलती है, और जिस काम में मन को शांति मिले उसकी कोई कीमत नहीं होती है। राघव जोर से हंसने लगा। एक तुम और तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें ना मुझे पहले कभी समझ में आई थी, और ना ही शायद भविष्य में कभी समझ आएंगी। नहीं तो अच्छा, ये बता नीरज, तूने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा? देख, मैंने तो सोच लिया है, मैं करूंगा व्यापार जिसमें है सफलता अपार और धन भी अपार। हाँ, और मुझे इतना अपार धनवान बनने की कोई इच्छा नहीं है भाई। रजनीश चौंक गया। है? लेकिन क्यों? अरे तू भी तो मेरी तरह बुद्धिमान और तेज दिमाग वाला है। मुझे विश्वास है अगर तुम अपना दिमाग व्यापार में लगाओ, बहुत तरक्की करोगे, बहुत ऊपर जाओगे। हाँ, मतलब ये बात सही है, लेकिन मेरे विचार ना थोड़े से अलग हैं। मैं मेहनत मजदूरी करके ही अपना गुजर बसर करना चाहता हूँ। इंसान को पेट भरने के लिए बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो मेहनत से कमाई जा सकती है। बस कुछ देर बातचीत के बाद दोनों अपने अपने रास्ते की ओर चले गए। समय ऐसे ही बीतता रहा। इधर राज्य के राजा मोहन सिंह चिंतित अवस्था में बैठे हुए थे। तभी वहां मंत्री धीरज आ पहुंचा। महाराज क्या बात है? महाराज, आजकल देख रहा हूं कि आप बहुत गुमसुम से रहते हैं। क्या चक्कर है महाराज? हाँ मंत्री धीरज, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा कोई पुत्र नहीं है, केवल एक ही पुत्री है, और मेरे गुमसुम रहने की वजह भी यही है। हम सोच रहे हैं कि हमारे जाने के बाद
इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा? मुझे नहीं लगता कि मेरी पुत्री शासन की बागडोर संभालने में सक्षम है। मंत्री धीरज गहरी सोच में डूब गया। महाराज, यदि वो सक्षम हुई भी तो तब भी प्रजा हमेशा राजा या फिर राजकुमार को ही पसंद करती है। हम स्त्रियों को अपने ऊपर शासन करते देखना अधिकतर प्रजा को नापसंद ही आता है। मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास एक उपाय है। आप राजकुमारी का विवाह किसी राजकुमार से करवा दीजिए, आपकी समस्या स्वयं ही हल हो जाएगी। राजा मोहन सिंह की आंखों में गहरी गंभीरता आ गई। यही तो हम नहीं चाहते मंत्री जी। यदि हम अन्य राज्यों में प्रस्ताव भेजेंगे तो सैकड़ों राजकुमार विवाह के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन हम अपनी पुत्री का विवाह केवल राज्य बचाने या सत्ता पाने का लालच रखने वाले किसी राजकुमार से नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति बुद्धिमान हो, उसका परिवार शाही भले ही ना हो, पर उसका दिमाग तेज हो और वो कुशलता से हमारे राज्य को चला सके। पर समझ नहीं आता कि आखिरकार ऐसा व्यक्ति मिलेगा कहाँ। मंत्री धीरज कुछ देर सोच में डूबा रहा। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता छा गई। एक उपाय है महाराज। हाँ, अरे तो फिर जल्दी बताइए ना, क्या उपाय है? अब महाराज, मैं क्या कहता हूँ कि आप राज्य में ऐलान करवा दीजिए कि जो भी व्यक्ति 3 पहेलियों के उत्तर पहली ही बार में सही सही दे देगा, आप अपनी पुत्री का विवाह उसी से संपन्न करा देंगे और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर देंगे। ये सुनते ही राजा मोहन सिंह की आंखों में चमक आ गई। हाँ वाह, हमें तुम्हारा ये उपाय बहुत पसंद आया मंत्री, बहुत बढ़िया। जाओ, राजगुरु की सहायता लो और बहुत ही कठिन 3 पहेलियां तैयार करवाओ और पूरे राज्य में इस बात का ऐलान कर दो। जाओ, बहुत बढ़िया, जाओ। इतना कहकर राजा मोहन सिंह वहां से चला गया। मंत्री धीरज भी राजगुरु के पास जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ ही दिनों में सही उत्तर नहीं दे पाया। समय बीतता रहा, परंतु पहेलियां अब भी अनसुलझी रहीं। एक दिन रजनीश अपने मित्र नीरज के पास अरे नीरज, अरे नीरज, अरे मेरे मित्र नीरज, तुमने राजा मोहन सिंह का ऐलान सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना? हाँ हाँ हाँ, सुना है सुना है। अरे तू इतना उदास होके क्यों बोल रहा है? सुना है सुना है। अरे सुन, मैं राजमहल जा रहा हूँ। क्या पता मैं उन 3 पहेलियों के उत्तर दे दूं और फिर मजा आ जाएगा। तभी वहां चाचा आ गए। लेकिन बेटा, मैंने तो सुना है कि बड़े बड़े बुद्धिमान युवक भी उन पहेलियों का उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन राघव चाचा, उन युवकों में मेरा मित्र नहीं था ना? हाँ, मुझे विश्वास है कि मेरा मित्र राजा मोहन सिंह की सारी पहेलियों का उत्तर यूं 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 चुटकियों में दे देगा, देखना। आप ये सुनकर रजनीश का चेहरा खिल उठा। मेरे मित्र नीरज, बस तू भगवान से दुआ करना कि मैं कामयाब हो जाऊं, फिर मैं राजा बन जाऊंगा और तुझे बनाऊंगा मैं मंत्री। अरे जा मेरे मित्र, मैं मंत्री बनूं या ना बनूं, भगवान से ये जरूर प्रार्थना करूंगा कि तू साधारण युवक बनकर जा, लेकिन राजा बनकर लौट। मुझे पूरा विश्वास है कि तू महल से राजा बनकर ही निकलेगा। जा मेरे दोस्त, जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जा, तथास्तु। पगले कहीं के, चल मैं आता हूँ। मुस्कुराया और राजमहल की ओर चल दिया। रजनीश राज दरबार पहुंचा। राजा मोहन सिंह ने दूसरी पहेली पूछी। प्रणाम स्वीकार करें महाराज, मेरा नाम है रजनीश और मैं आपकी 3 पहेलियों का उत्तर देना चाहता हूँ। ऐसा मैं तुम्हें बता दूं कि अब तक तुम्हारे जैसे न जाने कितने युवक आए और निराश होकर लौट गए महाराज, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं निराश होकर नहीं लौटूंगा। बहुत बुद्धिमान और तेज दिमाग का हूँ मैं। राजा मोहन सिंह ने रजनीश को ध्यान से देखा। ठीक है, तो उत्तर दो। राजा मोहन सिंह ने पहली पहेली पूछी। पहली पहेली है,
जितना मुझे बांटो उतना ही मैं बढ़ता जाऊं। खर्च करने से घटता नहीं, सबको साथ जोड़ता जाऊं। इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज, ये तो ज्ञान है। मोहन, पहेली है। मैं खुद चल नहीं सकता, मेरे बिना सफर ठहर जाता है। पांव मेरे ऊपर चलते हैं, तभी मंजिल तक कोई पहुंच पाता है। महाराज, ये तो मार्ग हुआ ना, मार्ग। राजा मोहन सिंह ने तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछी। हम ठीक हैं। तीसरी पहेली है, न रूप है न रंग है, फिर भी जीवन का ढंग है। एक पल में तख्त दिला दे या कटोरा थमा दे, बताओ निर्णय। और क्या, तीनों उत्तर सुनकर राज दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा मोहन सिंह के चेहरे पर प्रसन्नता फैल गई। यकीनन तुम बहुत ही बुद्धिमान और तेज दिमाग युवक हो। हमें विश्वास नहीं था कि इन 3 कठिन पहेलियों का कोई उत्तर दे पाएगा, लेकिन तुमने कितनी सहजता से उत्तर दे दिया। वाह! चलो, अब तुम ही हमारी पुत्री के पति बनने के सच्चे हकदार हो मंत्री जी। विवाह की तैयारियां की जाएं। विवाह धूमधाम से होगा। उसी समय राजा मोहन सिंह ने रजनीश और राजकुमारी अनिता का विवाह संपन्न करा दिया और रजनीश को राज्य का नया राजा घोषित कर दिया। राजा घोषित होने के बाद राजा मोहन सिंह रजनीश के पास आया। बेटा रजनीश, अब तुम इस राज्य के नए राजा हो और मैं अपना शेष जीवन ईश्वर की आराधना में बिताना चाहता हूँ। मैं ये राजपाट, सिंहासन, प्रजा, इन सब से अब मुक्त हो चुका हूँ। इतना कहकर राजा मोहन सिंह वहां से चला गया। कुछ ही समय में पूरे राज्य को पता चल गया कि अब उनके राजा मोहन सिंह नहीं बल्कि रजनीश है। समय बीतता रहा, कई दिन निकल गए। एक दिन राघव चाचा नीरज के पास आकर बोले, हाँ बेटा नीरज, तुम्हारा मित्र तो सच में राजा बन गया। मैंने आपसे कहा था ना राघव चाचा, मेरा मित्र बहुत बुद्धिमान है, तेज दिमाग का है। राघव चाचा कुछ देर सोचते रहे। हाँ, लेकिन नीरज राजा बनने के बाद तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने नहीं आया? क्या उसने तुम्हें भुला तो नहीं दिया? ये सुनकर नीरज चौंक गया। अरे चाचा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी आ गई है, उसे समय नहीं मिल पाया होगा बस। इसीलिए बेटा नीरज, सत्ता का नशा बहुत खतरनाक होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि रजनीश अहंकारी बन चुका है। नीरज गहरी सोच में डूब गया। क्या कुछ भी कहते हैं चाचा। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है चाचा तो मैं स्वयं रजनीश से मिलने जाऊंगा और उसे गांव लेकर आऊंगा, ठीक है? वाह, अगर वो तुम्हारे साथ आ गया तो बेटा मैं मान लूंगा कि वो नहीं बदला। चाहे तो तुम शर्त लगा लो। बोलो, लगी शर्त? लगी शर्त। नीरज मुस्कुराया और महल की ओर चल दिया। कुछ देर बाद नीरज राजमहल पहुंचा। जैसे ही उसने भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया, तभी एक सैनिक ने उसे रोक लिया। अरे 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 अरे, कहाँ भैया, कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? ये राजमहल है, तेरी मौसी का घर नहीं है जो दंदना के अंदर घुसा जा रहा है। अरे मैं तो अपने मित्र से मिलने आया हूँ। अबे कौन सा मित्र? मेरा मित्र है तुम्हारे महाराज रजनीश। वो हमारे बचपन का मित्र है। सैनिक ने नीरज को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। अबे तू ना तो किसी राजकुमार जैसा लगता है, ना राजा, ना ही व्यापारी। तू तो मुझे साधारण मजदूर दिखाई दे रहा है और कहता है कि महाराज तेरे मित्र हैं। हाँ, मैं भले ही मजदूर हूँ, लेकिन महाराज का बचपन का मित्र हूँ। अरे तुम्हें विश्वास नहीं होता ना? एक काम करो, जाओ जाकर महाराज को बताओ, और जैसे ही उनको पता चलेगा कि उनका मित्र नीरज बाहर खड़ा है, उल्टा तुमको डांट पड़ेगी। हाँ? अच्छा ऐसा क्या? ठीक है भाई, रुको अभी आता हूँ। इतना कहकर सैनिक राजमहल के भीतर चला गया। सैनिक ने सारी बात महाराज रजनीश को बताई। महाराज की जय हो। महाराज, बाहर एक युवक खड़ा है। वो अपना नाम नीरज बता रहा है, खुद को मजदूर कहता है और दावा करता है कि वो आपका बचपन का मित्र है। रजनीश के पास राजकुमारी अनिता हंसने लगी। ये क्या बात हुई? एक साधारण मजदूर आपका मित्र? सत्ता मिलने के बाद रजनीश के मन में अहंकार आ चुका था। सुनो, उस मजदूर को धक्के देकर बाहर निकाल दो
और कह दो कि नीरज नाम का कोई हमारा मित्र नहीं है। जाओ। सैनिक तुरंत बाहर चला गया। सैनिक बाहर आया और नीरज की ओर देखकर हंसते हुए बोला, अरे नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी, अरे महाराज ने आपके लिए बहुत अच्छी बात कही है। महाराज ने कहा है कि नीरज जी को ऐसे पीछे घुमाना, हाँ, बड़ा आया, कहता है महाराज का मित्र है। अबे जा, दफा हो जा यहां से। महाराज ने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नीरज नाम का उनका कोई मित्र नहीं है, समझा? चल जा, भाग यहां से, बड़ा आया। वो निराश होकर गांव की ओर लौट गया। अनीता अपने पति रजनीश से बोली, आज मेरा जंगल के उस पार मंदिर के दर्शन करने का मन कर रहा है। मैं विवाह से पहले भी नदी के उस पार मंदिर जाया करती थी। हाँ देखो अनीता, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करते, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण काम है। पड़ोसी राज्य के राजा हमसे मिलने आने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, मेरी दासी सुनीता हमेशा मेरे साथ रहती है, हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। उसी समय सुनीता वहां आ गई। राजकुमारी जी, मेरे पिता एक अच्छे नाविक हैं। वो हमें नदी के पार आसानी से पहुंचा देंगे और वापस भी ले आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। गांव पहुंचते ही राघव चाचा ने नीरज का उदास चेहरा देखा। हाँ, बस 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 बस, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है नीरज। तुम्हारा चेहरा सब कुछ बता रहा है। अब वो तुम्हारा मित्र नहीं रहा, समझ गया, समझ गया। नीरज कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने घर के भीतर चला गया। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन राजकुमारी दासी सुनीता के साथ जंगल में मंदिर के दर्शन करने लगी। कुछ समय बाद वो दोनों वापस लौटी और रोहन की नाव से नदी के इस पार आ गई। थोड़ी देर बाद राजकुमारी अनीता महल लौट आई। मंदिर के दर्शन करके मेरा मन प्रसन्न हो गया। मैं वस्त्र बदल कर आती हूँ। इतना कहकर वो वस्त्र बदलने चली गई। कुछ देर बाद जब वो आई और आईने के सामने खड़ी हुई तो उसका चेहरा भय से भर गया। हे भगवान, मेरे गले का हीरे का हार कहाँ गया? ये तो मेरे पिताजी की निशानी है। उन्होंने मुझे जन्मदिन पर भेंट किया था। उसी समय रजनीश वहां आ गया। अनीता, क्या हुआ? क्या बात है? हाँ, राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा हार चोरी हो गया। रजनीश के चेहरे पर क्रोध भर आया। राजकुमारी का हार चुराने की हिम्मत भला कौन कर सकता है? मैं सुनीता के साथ जंगल के मंदिर गई थी। मुझे याद है, जाते समय हार मेरे गले में था। इतनी चतुराई से मेरे गले से हार कौन चुरा सकता है? रजनीश गहरी सोच में डूब गया। और तुम्हारे साथ कौन कौन था? केवल दासी सुनीता और उसका पिता रोहन। रजनीश का क्रोध भर गया। तो फिर उन दोनों में से ही कोई एक चोर होगा। रजनीश क्रोधित अवस्था में, जाओ सैनिकों, दासी सुनीता को यहाँ बंदी बनाकर लेकर आओ। जाओ। कुछ देर बाद सैनिक सुनीता को बंदी बनाकर राज दरबार में ले आए। सुनीता भय से कांप रही थी, रो रही थी। महाराज, मुझे क्यों बंदी बनवाया गया है? तुम्हें राजकुमारी अनीता के गले से हीरे का हार चुराने की हिम्मत कैसे की? महाराज, ये मेरे ऊपर निराधार आरोप है। महाराज, मैं भला राजकुमारी अनीता का हीरे का हार क्यों चुराऊंगी? ताकि तुम धनवान बन सको। तुम्हारे और तुम्हारे पिता रोहन के अलावा राजकुमारी के साथ कोई नहीं था। सीधी सी बात है, या तो तुमने हार चुराया है या फिर तुम्हारे पिता ने। इतना कहकर रजनीश ने सैनिकों की ओर देखा। सैनिकों, इसे ले जाकर कारागार में बंद कर दो। ले जाओ इसे। सुनीता गिड़गिड़ाती रही, लेकिन रजनीश ने उसकी एक न सुनी। रजनीश कुछ सैनिकों के साथ रोहन के घर पहुंचा। साफ साफ बता, रोहन, वो हीरे का हार तूने कहाँ छुपा रखा है? बता। महाराज, कौन सा हार? वही हार जो तुमने राजकुमारी अनीता के गले से चुराया है। कहाँ रखा है वो? रोहन रोने लगा। महाराज, आपको कोनो गलतफहमी हुई है। हम इस तरह के आदमी नहीं हैं। नहीं है सैनिकों, इसके घर की तलाशी लो, अच्छे से चप्पल चप्पा छानो। सैनिकों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन हार नहीं मिला। रजनीश ने गुस्से से रोहन की ओर देखा। मैंने कहा सच सच बता,
हीरे का हार कहाँ है? जल्दी बताओ। मैं चोर नहीं हूँ महाराज, नहीं हूँ। महाराज क्षमा चाहूंगा। लेकिन लगता है कि इसने वाकई में हार नहीं चुराया है, तो इसका मतलब सुनीता ही दोषी होगी। चलो। इतना कहकर रजनीश सैनिकों के साथ वहां से चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक सैनिक रजनीश के पास आया। महाराज, कारागार में बंद दासी सुनीता आपसे मिलना चाहती है। वो आपसे कुछ कहना चाहती है। हम जरूर वो हार के बारे में बताना चाहती होगी। रजनीश सैनिक के साथ कारागार पहुंचा। सुनीता की हालत अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। महाराज, मैंने हार नहीं चुराया। सोचिए, मुझे हार चुराना होता तो मैं राजकुमारी के जंगल जाने का इंतजार क्यों करती? मैं सुबह से शाम तक राजकुमारी के कक्ष में रहती हूँ। मैं किसी भी समय हार चुरा सकती थी। ये सुनकर रजनीश चौंक गया। वो बिना कुछ कहे लौट आया और गहरी सोच में डूब गया। रजनीश गंभीर अवस्था में सिंहासन पर बैठ गया। उसे एहसास होने लगा कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है और उसने एक निर्दोष को सजा दी है। रजनीश के चेहरे पर चिंता देखकर मंत्री धीरज वहां आया। महाराज, आपकी ये गहन चिंता का कारण क्या है? महाराज, बात ये है मंत्री जी कि हमने एक निर्दोष को सजा दे दी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि असली दोषी है कौन। अचानक उसे अपने मित्र नीरज की याद आ गई। मैं अहंकार में ये भूल गया कि हमारा एक मित्र भी है। वो हमसे मिलने आया था और हमने उसे अपमानित करके भगा दिया। काश वो यहाँ होता। महाराज, आप फिर चिंता में डूब। रजनीश अपने मित्र के साथ किए गए अपने द्वारा बुरे व्यवहार को मंत्री धीरज को बताते हुए बोला। मंत्री जी, अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। अगर हमारा मित्र यहाँ होता तो वो हमारी सहायता जरूर करता। यानी कि वो आपका सच्चा मित्र? महाराज, सच्चे मित्र भूलों को माफ कर देते हैं। हम तो कहते हैं, जाइए उसे मनाइए। रजनीश की आंखों में चमक आ गई। रजनीश सैनिकों के साथ नीरज के गांव पहुंचा। मुझे क्षमा कर दो मेरे मित्र। सत्ता मिलते ही अहंकार मेरे सिर पर चढ़ गया। मैं अच्छाई, बुराई और दोस्ती सब कुछ भूल गया। मुझे माफ करना मेरे मित्र, मुझे माफ करना। नीरज मुस्कुराया। अरे पगले, मित्र भी कहता है और माफी भी मांगता है। मैं तुझे क्षमा करूं। ऐसी कोई गलती नहीं की तूने। तू मेरा मित्र है, रहेगा और जीवन भर रहेगा। अरे चल, आ गले लग जा। नीरज को गले लगा लिया। सम्मान के साथ रोहन को महल ले आया। रजनीश ने सारी घटना नीरज को बता दी। तो बात यह है कि सही बताऊं, मैं असली चोर को ढूंढ ही नहीं पाया। मेरे राजा होने का कोई अर्थ रहेगा ही नहीं। सुन, तू मेरी मदद करना। मेरे दोस्त, कुछ तो उपाय बता। अच्छा, तो इसीलिए तू यहाँ मुझे लेकर आया है? हाँ, मदद के लिए भी और अपनी भूल सुधारने के लिए भी। रोहन हंस पड़ा। अरे पगले, सबसे पहले रोहन, सुनीता और राजकुमारी आनिता तीनों को मेरे सामने बुलाओ। जाओ। कुछ ही देर बाद दरबार में रोहन, सुनीता और राजकुमारी आनिता उपस्थित थे। हम? तो सुनीता, क्या तुम अब भी कहती हो कि तुमने हार चोरी नहीं किया? हाँ, मैं अभी भी यही कहती हूँ। नीरज ने रोहन की ओर देखा। हम ठीक है। तो आप क्या कहते हैं रोहन जी? आपने? नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। मैं कल भी ये कह रहा था और आज भी यही कह रहा हूँ। नीरज ने रजनीश की ओर देखा। इन दोनों की आंखें बता रही हैं कि ये दोनों निर्दोष हैं। अरे नीरज भाई, इस बात का तो मुझे भी एहसास है, लेकिन फिर भी सवाल वहीं आकर अटक जाता है। हार कहाँ गया? चोर कौन है? नीरज गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने राजकुमारी अनिता की ओर देखा। जब आप मंदिर से महल लौटी थी, तब क्या हार आपके गले में था? राजकुमारी अनिता सोच में पड़ गई। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं महल आई, फिर वस्त्र बदले और जब आईने के सामने खड़ी हुई तब हार नहीं था। नीरज अचानक चौंक गया। मतलब आप कहना चाहती हैं कि मंदिर से लौटने के बाद आपने अपने वस्त्र बदले? हाँ, मैं अक्सर बाहर से लौटकर वस्त्र बदलती हूँ। क्या मैं वो वस्त्र देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ।
कुछ देर बाद राजकुमारी अनिता ने अपने वस्त्र नीरज के सामने रख दिए। नीरज ने वस्त्र उठाया और जैसे ही उसे हिलाया, अगले ही पल हार जमीन पर गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर राजकुमारी अनिता चौंक गई। नीरज मुस्कुराया, हार उठाया और राजकुमारी की ओर बढ़ाया। लीजिए राजकुमारी जी, ये रहा आपका हार। ये सच में चोरी हुआ ही नहीं था। वस्त्र उतारते समय हार गले से निकलकर कपड़ों में गिर गया और आपको मिला नहीं। राजकुमारी अनिता की आंखों में पश्चाताप झलकने लगा। मुझे क्षमा कर दो सुनीता, मैंने तुम पर संदेह किया। कोई बात नहीं राजकुमारी। सुनीता अपने पिता रोहन के साथ वहां से चली गई। नीरज ने रजनीश की ओर देखा। तो बताओ रजनीश, तुमने क्या सीखा? उस समय मैं अहंकार में डूबा हुआ था। इसी कारण से मेरे ध्यान में ये बात आई ही नहीं कि जरूरी नहीं कि हार वाकई में चोरी हुआ हो, गुम भी तो हो सकता है ना। ये मैंने सोचा ही नहीं। और रजनीश के चेहरे पर पश्चाताप के साथ हल्की मुस्कान आ गई। इस घटना ने रजनीश को सिखा दिया कि सत्ता से बड़ा विवेक होता है और अहंकार से बड़ा सत्य। जहां सच्ची मित्रता होती है, वहां न्याय का मार्ग स्वयं खुल जाता है। मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताओ। मेरे चैनल MP कॉमेडी 8788 को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर करें। वीडियो को लाइक और हाइप करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को याद रखें। धन्यवाद।